सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आई शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल 23 में जो आपके टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके 39 सेट्स की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, ठीक है। और 20 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुका था और आज मैं थर्ड शिफ्ट कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि हमारा ये मोटिवेशनल चैनल है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है, सर्कल से एक पॉइंट है क्यू बाहर होगा, ठीक है। उस पर एक टेंजेंट खींची हुई है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेंटर द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। जो क्यू की डिस्टेंस है ना वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। कितनी? 25 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताना, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया हुआ है कि टेंजेंट पर जब रेडियस डालते हैं तो वो 90 डिग्री होती है। तो ये टेंजेंट है, इस पर जब रेडियस डालूंगा इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या? 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस मान लिया, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो हमको रेडियस निकालने का बोल रहा है। तो सर हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये हाइपोटेनस है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, मतलब वही रेडियस, और ये कितना है 20 का स्क्वायर। 625 में से 400 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है भाई। पहली बार चैनल पर आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और आगे देखें, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ईजी दिख रहा है, देखो -12 -5 कितना हो जाएगा? -17। लेकिन प्लस ये माइनस बाहर वाला है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 17। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का 17 बन जाएगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? चलो 8 प्लस -3 और -9 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। ब्रैकेट से बाहर आने के बाद ये पूरा माइनस का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये -17 लेकिन बाहर आने के बाद प्लस का बन जाएगा। 17 में से 12 गया 5, 8 5 13। सिंपल था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। देखो सुप्रजा और कौशल्य एक काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम शुरुआत में सुप्रजा से होती है तो उसके बाद बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है। देखो नाम थोड़ा सा नॉर्मल भी दे सकते थे, इसमें कोई वो नहीं था नाम पढ़ने में। सुप्रजा और कौशल्या किसी काम को, सुप्रजा 30 दिन में करते हैं और कौशल्या 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना मान लें यहाँ से? सर 60 मान लें। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 2। यही होता है बेसिक हमारा मेथड। चलो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है आपसे कि हमको ये ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं। सुप्रजा स्टार्ट कर रही है, ये पहले स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो सर पहले सुप्रजा ने करा होगा तो पहले 2 काम हुआ होगा, फिर अगले दिन 3 काम हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 5 काम कंप्लीट हो रहा है। देखो 2 दिन, पहले दिन सुप्रजा, दूसरे दिन कौशल्या, तो 2 दिन में 5 काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे बोला है कि हाउ मेनी डेज विल 75% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब कुल काम का 75%। तो सर ये टोटल 100% होता है, तो इसका 75% निकाल लेंगे क्या? परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा जिनको पता है वो 75% को डायरेक्ट 3/4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, मतलब 45 काम कराना है, ठीक है। तो सर 2 दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 45 काम कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? सर 18 दिन में 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन था, ईजी था, इतना टफ नहीं ये भी। अगला क्वेश्चन देखें, ए और बी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। चलो लिख लेते हैं भाई, ए बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, वाइल सी ए कैन डू इट इन 18 डेज, सी ए उसको 18 डेज में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी क्या करना है अपने को? एफिशिएंसी ही निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो सर इन सबका एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं, वो भी मैंने समझाया था। यहाँ फिर से बता देता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ इनमें से कोई भी एक नंबर, मान लेता हूँ मैं 18 ही इसका एलसीएम है, ठीक है। वैसे तो मैं 36 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 18 मान लिया। हम इसके पास गए तो ये बोलता है मैं 6 और 2 से मिलकर बनाऊँ, तो क्या यहाँ पर इसमें 6 बैठा हुआ है?
मैंने क्या बोला था कि पहले किसी को एक को एलसीएम मान लेना है, उसका जो जो कमी है वो लिख देना है। तो सर यहाँ पर 18 तो लिख दिया, तो इसको हटाओ। अब इसके पास है तो ये बोलता मैं 6 और 2 से बनाऊँ, 6 2 जा 12, तो 18 बोल रहा मेरे अंदर 6 और 3 है, 6 3 जा 18, तो 6 की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा चल रहा है। आप बोलेंगे सर 18 में 2 बेटा, तो लेकिन वो 18 का जो 2 है वो 6 के साथ शामिल हो तो क्या, तो एक्स्ट्रा एक 2 चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9 कैसे बनता है, 2 3 से, तो क्या यहाँ पर 18 में 2 3 नहीं है, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 2 3 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 नहीं लगाना है, तो बस हो गया कंप्लीट, यही एलसीएम है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका मैं ये बोलता हूँ कि आपको यदि एलसीएम लेना है ना, तो आप क्या करें, आप ये बोलेंगे कि सर एलसीएम का मतलब होता है जो बड़ा वाला उसका टेबल पढ़ते हो जब तक तीनों नहीं मिल जाए, मतलब 18 1 जा 18, तो क्या 18 इन तीनों के टेबल में आता है, क्या नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता। 18 2 जा 36, 36 तीनों के टेबल में आता है, तो वही उसका एलसीएम है बस, ठीक है। तो यहाँ से सर 9 4 जा 36 एफिशिएंसी, 12 3 जा और 18 2 जा, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी सर, देखो ये ए बी बी सी और सी है, तो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे ना, तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी बनेगा, और उनको जोड़कर कितना आ रहा है, 4 + 3 7 और 2 9 आ रहा है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9/2 है, और इस एफिशिएंसी से ये काम कराना है, तो 36 काम तीनों मिलकर 9/2 एफिशिएंसीज करेंगे, 9 4 जा 36, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ वो, ठीक है, आप इसको ही सीख लें अभी। आगे देखें, एक सर्कल में सेंटर ओ है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, आगे बोला पी एंड पी बी आर टेंजेंट, पी और पी बी दो टेंजेंट है, एक पी ए है मान लेते ये, और दूसरा पी बी है, पी बी दो टेंजेंट है रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। इफ ए पी बी, यदि ए पी बी 24 है, ये 24 है, तो ए ओ बी निकालें। ए ओ बी क्या होता है सर, ये सेंटर है मान लो, तो ये निकालने का बोल रहे हैं भैया। अब एक बात ध्यान से बताना, मैंने आपको भी बताया था टेंजेंट और रेडियस जहां पर मिलते हैं वहां पर जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये जो पूरा एक बन रहा है शेप इस तरीके का, ये जो शेप बन रहा है ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल तो ये, और क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड हो, तो 4 साइड वाला कोई भी फिगर हो उसकी टोटल साइड 360 बनती है, ठीक है। तो सर यहाँ पर जैसे ट्राइंगल में 180 बनती है वैसे इसमें बनती है, तो यहाँ पर ये दोनों तो 90 90 दी हो तो 180 हो गया, तो अब इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, तब तो 360 बनेगा। तो यदि ये 24 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो सर इसमें ये हो जाएगा 180 में से 24 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 156, यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? अब जिनकी प्रैक्टिस है वो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 24 को देखकर टिक लगा देंगे माइनस करके, ठीक है। चलिए, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी अकेला उस काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो कितने दिन में ए अकेला काम को फिनिश कर देगा। तो इसको करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लेते पूरा काम एक है, मानने में क्या जाता है, ठीक है, कराना किससे काम है, तो वो बोल रहा है सर ए से करवाना है, तो दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/8। ये वाले केस में बताया था 1/8 कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। और बी की यदि दोनों की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी 1/24 माइनस कर दूँ तो एक ही आ जाएगी, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 24 × 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा, तो 2 जा ये 12 आंसर आ गया। तो ये मैं बताता हूँ जहाँ पर वर्क को एक मानते हैं, इसको हम यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। और नहीं आया ये समझ में तो मैं आपको जो बेसिक आप करते आए ना आज तक वो बता देता हूँ कि सर ए यदि किसी काम को 8 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं और बी उसको 24 दिन में करता है, दोनों की एफिशिएंसी यदि दोनों का एलसीएम 24 है, क्योंकि 24 1 जा 24 आ गया ना, मैंने बोला बड़े वाले का टेबल आप रीड करने लगे तो जो आ जाए वही उसका एलसीएम है। 8 3 जा ये 1 जा, बी की एफिशिएंसी यदि 1 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो ए कितने होगा, 2 होगा। तो बोल रहा है ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, तो 24 काम को ए से कराना है तो कितने दिन में करेगा, 12 डेज में कंप्लीट कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बाहर ना काम चल रहा है रिनोवेशन का, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा था कि इसके कारण क्लास रोकना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। एक पर्सन 9,840 रुपये इन्वेस्ट करता है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर,
और उसे टोटल 12,300 रुपये मिलता है, तो उसने कितने समय के लिए निवेश किया होगा? एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे तुम। सर 9,840 रुपये था, उसका कितना हो गया? 12,300 रुपये हो गया। कितना ब्याज मिल गया? तो आप बोलेंगे सर 2300 तो यहाँ मिल गया और ये 160 मिल गया। 2300 में 160 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2460। तो सर 2460 रुपये ब्याज मिल गया, मिल गया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, या तो इसको फॉर्मूलेस कर लो, एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये होता है। आप इससे कर सकते हैं, या मैं दूसरा तरीका ये बताता हूँ, पुट करके आप डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एस आई आ गया ना, इससे आप डायरेक्ट ला सकते हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखें 2460 रुपये ब्याज मिला, कुल इतना ब्याज मिलना चाहिए। अच्छा 9,840 पर 5% हर साल में मिलेगा, तो इसका 5% कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर किसी भी संख्या का 10% क्या होता है? एक जीरो हटा दो तो ये 10% हो गया। लेकिन हमको 5% चाहिए, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो वो 5% ब्याज हर साल कितना मिलेगा? 492 मिलेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 492 हर साल ब्याज मिलेगा, तो 2460 रुपये कितने साल में मिल गया होगा? तो सर डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, 2460 आपको 492 के हिसाब से कितने साल में मिला होगा? तो आप देखें इसको, 4 5 20, 9 5 45, 2 5 10, 5 बार में पूरा कट रहा है, 5 बार में पूरा कट रहा है, 5 साल में ये ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें देवियों सज्जनों। P gives Q a head start of 2 सेकेंड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और इसमें कुछ समझाना भी है मुझे तुमको। देखो ये एक डाउट में भेजा था मुझे एक स्टूडेंट ने, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे अभी तक की शिफ्ट में, उसमें ऐसा आया था कि पी क्यू को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, हेड स्टार्ट देता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। मतलब पी क्यू से ये बोल रहा है कि बेटा तू एक काम कर, मैं 2 सेकंड के लिए यहीं खड़ा हूँ, तू भाग ले। मतलब पी क्यू को 2 सेकंड पहले ही निकाल दे रहा है। तो जब क्यू को 2 सेकंड पहले निकाल देगा तो यहाँ पर क्यू की स्पीड क्या बोल रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो क्यू 2 सेकंड में कितना चल जाएगा? तो हर एक सेकंड में 2 मीटर यदि क्यू जा रहा है, हर एक सेकंड में स्पीड है ना, देखो हर एक सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, तो इसको 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दे रहा है क्यू को। तो क्यू 2 सेकंड में कितना चले जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर चले जाएगा। टोटल 400 मीटर की रेस है, तो 400 मीटर की रेस में ये 4 मीटर यदि चले जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना बचेगा? 396 बचेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, आगे बोला दोनों सेम ही समय में पहुंचते हैं। देखो बोला है ना, बोथ फिनिश द रेस इन सेम टाइम, दोनों को सेम ही समय लग रहा है। तो यहां पर बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश द रेस, यदि स्पीड इतनी है तो पी को कितना समय लगेगा ये निकालो। तो अभी इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो सर जितना समय पी को लगेगा पहुंचने में उतना ही तो क्यू को लगेगा ना। तो यहाँ पर आप पी का निकाल लें या क्यू का निकाल लें, बात एक ही है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्यू का समय निकालते हैं। मैं ये बोलता हूँ आपसे, इसने पी पूछा है ना, तो पी का समय मत निकालो, क्यू का निकालो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर क्यू के लिए आपके पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और क्यू के लिए आपके पास डिस्टेंस भी दी हुई है, क्यू को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 396, और क्यू की स्पीड भी दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 198। लेकिन आप एस का निकालने जाते हैं, पी का निकालने जाते समय लगता, क्योंकि पी के लिए आपको उसकी स्पीड निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? तो सर यहाँ पर क्यू की स्पीड दी हुई है, समय तो दोनों को सेम ही लग रहा है, तो आप क्यू का निकाल दो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि पी को कितना समय लगेगा? उतना ही समय लगेगा जितना क्यू को लगेगा। गॉट इट? आई होप समझ में आ गई होगी इतनी बातें, ठीक है। चलिए अगला देखें। एक आर्टिकल का प्राइस R% बढ़ाया जाता है, मतलब सर मान लेते हैं 100 रुपये है आज। R% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये 100 प्लस R% हो गया, फिर अगले साल डिक्रीज कर दिया R%, तो 100 माइनस R% कर दिया, सक्सेसिव परसेंट चलता है। तो उसने बोला है इससे उसको लेटेस्ट प्राइस जो मिल रहा है वो 1 रुपये मिल रहा है। तो अब बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो सर ओरिजिनल वैल्यू तो 100 ही होती है, 100 ही तो ओरिजिनल वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू निकालना, तो इन दोनों को उधर भेज दो डिवाइड में। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 100 प्लस R और 100 माइनस R। अच्छा ये दोनों में देखो परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज हटकर नीचे 100 आता है, तो 200 दोनों में नीचे आ जाएंगे, 200 नीचे आ जाएंगे। अब ये 100 जब ऊपर जाएंगे तो कितना बन जाएंगे? 10,000। और ये 100 प्लस R 100 माइनस R क्या बन जाएगा? 10,000 माइनस R²। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो ये कई बार फॉर्मूले में रटाया भी जाता है टीचरों के द्वारा, और यही आपसे पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चन CHSL में देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा ठीक था कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, प्रैक्टिस नहीं होती तो, ठीक है। चलिए 2019 में उत्पाद ए की बिक्री
और उत्पाद ई की बिक्री का लगभग अनुपात क्या है? 2019 में उत्पाद ए की बिक्री कितनी हुई? 20, और ई की बिक्री कितनी हुई? 40। तो इनका अनुपात क्या है? इतना टफ क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। 1/2, 1:2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 50 डजन बनाना इस 2400, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इस इतना पर बनाना, हर उसमें इतना लग रहा है चार्ज, वो 10 रुपये ऑफ पेयर ऑफ बनाना अगर वो बेचता है। भैया देखो, यदि आपको लाभ और हानि निकालना है ना, तो आप कल को मुझसे बोलें कि सर मैं 1 किलो टमाटर खरीद के लाता हूँ, अभी टमाटर के भाव बढ़ रहे थे इसलिए टमाटर पे बात कर रहा हूँ, आप 1 किलो टमाटर खरीद के लाते हैं और उसमें से सिर्फ आधा किलो बेचते हैं, तो क्या आपका वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। आप जितना लाए हैं उतना ही बेचेंगे, तब प्रॉफिट लॉस निकलता है टोटल पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ आपसे कि यदि आपने, जस्ट अ मिनट, यदि आपने 50 दर्जन, अब देखो यहां पर वो बोल रहा है कि 10 सेलिंग प्राइस जो है वो 10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, मतलब 10 रुपए में एक पेयर बेचता बनाने का। पेयर मतलब होता है 2, तो सर हर एक बनाना कितने में बेचेगा? जब 2 बनाना वो 10 रुपए में बेच रहा है, 2 बनाना वो 10 रुपए में बेच रहा है, तो हर एक बनाना कितने में बेचेगा? तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए में वो बेच रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको हर एक बनाना का निकाल लो वो पड़ कितने में रहा है। तो कॉस्ट प्राइस फाइनली कितनी पड़ रही है? देखो कहीं ना कहीं 50 दर्जन केले की कीमत है 2400। 50 दर्जन का मतलब होता है हर एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो उस हिसाब से 600 केले हैं। 600 केले की कीमत है 2400, वो इतने में खरीद रहा है। ठीक है, तो एक केला कितने में खरीद रहा है? एक केला 4 रुपए में खरीद रहा है। क्या बात समझ में आई? लेकिन उसने बोला कि हर केले में वो 0.25 रुपये खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि जो चीज़ वो घर लाने तक लगाएगा फाइनली अब बेचेगा ना, तो 4 रुपये में तो उसने खरीद लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट लगाकर वो अपनी दुकान तक ला रहा है, तो वहाँ पर उसको 0.25 का खर्चा हो गया। तो मिलकर कुल उसको कितने में पड़ा? ये सर 4.25 रुपये में पड़ा उसको, उसके घर तक, उसकी दुकान तक। अब वो उसे 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है? 0.75 रुपये का हो रहा है। कितने पर? तो 4.25 पर। क्या बात समझ में आ गई? ये दोनों के कट जाएंगे, 25 3 कट जाएगा और 25 17 कट जाएगा, और इंटू में 100% में ले जाने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ देखो, 300 अपॉन में 17, 17 1 17, 130, और कितने बार में जाएगा? 17 7 हो जाएगा 119, 119, कितना बचा? 11 पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 17 5 85, 17 6 102, 6 बार में चल जाएगा। एक ही आंसर आ रहा है देखो, 17 आते ही आपको रुक जाना था, एक ही आंसर आ रहा है क्योंकि ऑप्शन में। क्या बात समझ में आई? अगला देखें, ये देखें भैया, एक ये कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। 3 साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 17 और x। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो इसकी साइड है x y z, तो ट्राइंगल की हर साइड, मान लो मैं y साइड लेता हूँ, y साइड क्या होगी? तो y साइड हमेशा एक साइड से बड़ी होगी और दूसरी साइड से छोटी होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी कहती है। समझ में आ गई बात? यदि मैं बात करता हूँ x की, तो x भी हमेशा एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें सर, उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या केस बन रहा है? एक से बड़ी एक से छोटी, सॉरी मैं फ्लो में गलत बता दिया आपको, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड यदि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर यदि मैं y निकालना है तो y ये बोलता है कि y दोनों साइड के अंतर से बड़ा होगा और दोनों साइड के योग से छोटा होगा, जो दो साइड बच रही है उससे। ये कंसेप्ट होता है। सॉरी फॉर देट, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई मतलब ब्लंडर हो गया, बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, चलें, तो इसके अकॉर्डिंग सर यहाँ पर देखें तो ये 12 17 और x है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो सर x की वैल्यू किससे बड़ी किससे छोटी हो सकती है? तो सर इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। तो 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 5। 5 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी? तो सर 17 और 12 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 29। 29 से छोटी होगी। तो क्या बात समझ में आ गई? 5 से 29 तक समझ में आ गई बात? अगला देखें, यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का K% Y की मांग के बराबर है। ध्यान से सुनना, मांग मतलब डिमांड होता है, दूसरी मांग नहीं। यहां पर बोला है यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का K%, यदि कंपनी एक्स कहाँ है सर? ये उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन, वो कितना है? 800। यदि कंपनी एक्स का उत्पादन का K%, उत्पादन का मतलब उत्पादन मतलब 800 का K% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितना है? Y की मांग के बराबर है। Y की मांग W की मांग के बराबर है। W कहाँ है? W की मांग कितनी है? मांग मतलब होता है डिमांड, कितनी है? 400।
तो सर ये कितना परसेंट इसके बराबर होगा? सर 800 का 50% ही तो 400 होता ना, तो सर यहाँ के कितना जाएगा? 50% आ जाएगा। और नहीं विश्वास है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, परसेंट हटाकर नीचे 16 है उसको सॉल्व कर ले। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें देवियों सज्जनों। एक थीफ, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और पुलिसकर्मी की नज़र पड़ते ही चोर भागने लगता है। देखें भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले बहुत सारे। थीफ स्टार्ट रनिंग, सीज नोटिस और चेज साइमल्टेनियसली द थीफ एंड पुलिसमैन रट, ये ठीक है। वो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मिनट बाद क्या रहेगा। देखो भैया 200 मीटर की डिस्टेंस है, दोनों एक ही दिशा में भागते हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगी, तो वो कितनी हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 40 जा तो 720 हो जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा भैया, यहाँ पर उसने बोला था 720 सेकंड में ये पूरा कवर कर लेगा, लेकिन हमारे से ये पूछा नहीं था, इतना सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आ रहा था कि सर 200 मीटर की डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, ठीक है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे भागते, मतलब 60 मिनट में, प्रति घंटे मतलब ये होता है 1 किलोमीटर 1 घंटे में भागते, ये स्पीड है उनकी। उसमें बोला है कि वो 6 मिनट तक ही भाग रहे हैं, 6 मिनट तक भाग रहे हैं सर, दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, 1000 मीटर वो 60 मिनट में कवर कर रहा है। रिलेटिव स्पीड मैंने निकाली ना 1 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से सर वो जो 6 मिनट में कितना कवर करेंगे, तो 6 मिनट में वो 100 मीटर कवर करेंगे। तो सर 6 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? तो सर 6 मिनट में वो 100 मीटर चल देंगे, तो 100 मीटर डिस्टेंस बचेगा, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे। चलिए ये निकालना है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, ये होता है फार्मूला भैया, ठीक है। तो सर और एक और फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी देख लो, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए, कैसे मद्देनजर रखते हुए हमको देखो ये निकालना है। तो सर क्या ए बी सी है अपने पास? ए बी सी है सर, ये क्या अपने पास a प्लस बी प्लस सी है? a प्लस बी प्लस सी है। क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है? नहीं है सर, ए बी बी सी सी है, बिल्कुल है। तो हमको पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर मैं पुट करूँ तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी, ये कितना हो जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 27। क्या बात समझ में आ गई? चलो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, थोड़ा यहाँ से लेते हैं जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो, ठीक है, यहाँ से देखें थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो माइनस में 3 इंटू ए बी सी कितना है -1, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी कितना है 7 आगे। अच्छा 7 का मल्टीपल भी तो आंसर है ना, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही मल्टीपल है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, सॉल्व भी नहीं करना था। फिर भी देख लो, तो यहाँ पर सर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ गया 27 माइनस में 11 बस, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू में 16, 16 7 से कितना होता है? तो 16 7 से हो जाएगा सर 112 होता है ना, और ये 3 इधर से माइनस हो जाएगा इधर आकर, तो कितना हो जाएगा 109 इसका आंसर, ठीक है। तो 109 इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर था। फॉर्मूले याद होना चाहिए अलजेब्रा में, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ना 0 डिग्री पर होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, और 90 डिग्री पर होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि होती है 1, और यहाँ मिनिमम वैल्यू जो कि होती है 0। उसी प्रकार से कॉस थीटा की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर जो कि होती है 1, और इसकी मिनिमम नहीं, इसकी 0 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और इसकी 90 डिग्री पर
मिनिमम वैल्यू होती है जो कि 0। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा मैक्सिमम कब निकलेगा? जब जिसकी बड़ी पावर है उसको बड़े से बड़ा पुट करूं मैं। तो सर कॉस को बड़े से बड़ा कब पुट कर सकता हूं? जब 0 डिग्री हो। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करना है। तो थीटा 0 में साइन कितना हो जाएगा? 0 प्लस कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 की पावर 21 ही बनेगा, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। हर केस में आंसर 1 आएगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ इसको करना पड़ेगा, है ना, क्लियरिटी होना चाहिए। कल को क्वेश्चन चेंज कर दे तो समझ में आए। इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है। 2/3 इंटू 1060 कितना होता है? 0 1/√3 1/√3 1√3 √3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस cos 30 कितना होगा? तो जो sin 60 होता है ना वही cos 30 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 0 1/2 1/√2 √3/2। तो ये √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस में sec 30 वही होगा sin cos tan cosec sec cot, जो cos 30 होगा उसका अपोजिट। तो सर उसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 2/√3, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3। और 2 भी चल रहा है तो यहाँ इंटू में 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। माइनस में 3/4 इंटू cot 60 कितना होगा? तो सर cot 60 वही होगा जो tan 30 होगा। tan 30 1/3 होता है, cot 60 1/√3 होगा, 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा। काटा पीटी, काटा और पीटी, ये 3 2 - 3 -1 हो जाएगा, और ये 9/4 हो जाएगा, माइनस में 8/3 हो जाएगा, और माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? इनका एलसीएम लिखूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? 12 27 -32 -12। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना कोई बड़ा क्वेश्चन खास नहीं है। 34 44 माइनस में ही आंसर आएगा क्या? एक सेकंड, इसमें तो माइनस में आ नहीं रहा है, कहीं पर मिस्टेक कर दी, एक बार चेक कर लो फिर से। tan 60 कितना होता है? 2/3। tan 60 होता है 1/√3 0 1/√3 1√3 √3 होता है, √3 का इसको 3 कर दिया मैंने, 3 आ गया। cos 30 कितना होगा? cos 30 वही होगा जो sin 60 होगा। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर कर रहा है तो 4/3 हो जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। 3/4 इंटू cot 60 कितना होता है? तो cot 60 वही होगा जो tan 30 होता है, और tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। एक सेकंड, यहाँ 1/4 आ रहा था, यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने, 1/3 की जगह 1/4 लिख दिया। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। इंसान गलती का पुतला है, पर आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ये कंपटीशन है, यहाँ आपको पुतला नहीं बनना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 9/4 यहाँ से आ गया, माइनस 8/3, और यहाँ से कितना चल रहा है? +2, और यहाँ कितना चल रहा है? -1/4। सबका एलसीएम लो, तो सर कितना हो जाएगा एलसीएम? 12, तो ये हो जाएगा 24 -27 -32 -3। समझ में आ गई बात? 24 - 3 कितना हो जाएगा? 21। अच्छा ये सबको जोड़ लो ना, तो कितना हो जाएगा? 24, और माइनस में 7 8 9 32 35 35 35 5 7 12 का 2 1 यहाँ 3 3 6 अपॉन में 12 24 26 27 28 38 अपॉन में 12 12 3 ज़ा। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है? अभी भी मिस्टेक हो रही है, देखो अभी भी अपन गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। पूरा काटो एक बार भाई, ध्यान से एक बार में देखो फटाक से। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सर 2/3 आ गया, tan 60 होता है √3/2, √3/2 नहीं होता है, 1√3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा tan 60, ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू होती है 1/√3 1√3, तो हमको ये लिखना है, तो √3 कितना हो जाएगा? ये प्लस 3 इंटू cos 30 कितना होगा? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4, माइनस में 2 इंटू 4/3 माइनस में 3/4, और cot 60 कितना होता है? तो cot 60 वही होगा जो tan 30 होगा, तो 1/3 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। ये कट गया, और ये 3 से 3 कटा, 2 + 9/4 -8/3 -1/4, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ से कितना आ रहा है। यहाँ 4 3 ज़ा 12, इसका एलसीएम आपने लिखा है 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 माइनस, ठीक है, ये प्लस का आ रहा, वहाँ माइनस किया था, 32 - 3,
35 जब इसमें से जाएगा तो 8 बचेगा, -8 जब इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16/12, और ये 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3/4 मतलब होता है 1.33, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा उस टाइम में गलत कर रहा था। देखें, द स्क्वायर ऑफ 72 का स्क्वायर का मतलब ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, ये अ नंबर। तो बताओ वो नंबर क्या है, कुछ नहीं करना, 72 3 सा कट गया, 3 24 सा कट गया, 24 इसका आंसर है। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पी क्यू किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये भी एक डाउट में आया था। ठीक है, उसके बाद क्यू आर उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, उसी के बाद पी आर उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। अच्छा ठीक है सर, तो यहाँ से एफिशिएंसी देखते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। तो मुझे यहाँ से एलसीएम 120 दिख गया, 5 जा 4 जा 3 जा। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, एक्स इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज पी। पी जितना एफिशिएंट है ना, देखो भैया यहाँ से मैं तीनों को जोड़ूँ ना, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तीनों को जोड़ूंगा तो 2 गुना आएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 9 और 3 12। तो सर यहाँ से पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 हो जाएगी। समझ में आ गई यहाँ। अच्छा, तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सर पी क्यू आर अगर 6 है और पी क्यू की एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ से पी क्यू और आर तीनों की निकल सकती है। यदि पहले वाले में पी क्यू की एफिशिएंसी 5 है और टोटल 6 है, तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी 1 आ गई। अच्छा, दूसरे में क्यू आर 4 है, तो बचा हुआ पी कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, पी आर की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो क्यू की कितनी रही होगी, 3। ये आ गई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर यहाँ पर x की जो एफिशिएंसी वो 4 गुना है p से, x की एफिशिएंसी p से 4 गुना है, तो मतलब x की एफिशिएंसी कितनी है, 4 गुना मतलब 8 है। ये x की एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद y इज हाफ एस क्यू, y जो है वो q से आधा है, मतलब 1.5 है y। उसके बाद क्या बोला, z इज 2.5 टाइम्स एस r, जो r है उसका 2.5 टाइम्स कौन है, z है, तो ये 2.5 हो गया। क्या बोल रहा है आगे कि एक्स वाई जेड अगर साथ में काम करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो सर 120 काम करवाना किससे, तीनों से। तीनों का कितना हो जाएगा टोटल, 8 9 10 11 12, 12 से, तो कितने दिन में कर देंगे सर, ये 10 दिन में कर देंगे। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इतना टफ भी नहीं बोला जा सकता, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करना है इसको, 15 4 जा 60 गए तो ये 23 आ गया, 81 और 23 कितना हो जाएगा, +23, तो ये हो जाएगा 104 जब 150 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 46, और 46 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6 जा कट गया, और 325 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 331। ऐसे करना था ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। ये देखो ये क्वेश्चन ये दिख रहा है बड़ा, ये डाउट में भी आया था, एक क्वेश्चन मेरे पास भेजा था मुझे ये क्वेश्चन कि सर एक रिटेलर ने अनाउंस किया डिस्काउंट 30% का एक एयर कंडीशनर को बेचने का। ठीक है, तो सर 30% का डिस्काउंट दिया उसने, जिसकी मार्क्ड प्राइस था 92,000, वो कॉस्ट प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस है ना एयर कंडीशनर का, वो 70% कम है मार्क प्राइस से। तो मैं ये बोलता हूँ, मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, MP है 100, तो इसका कॉस्ट प्राइस उससे 70% कम है, तो वो कितना हो जाएगा CP उसका, तो आप बोलेंगे सर वो है 30। अच्छा, वो 30% डिस्काउंट में बेचने का बोल रहा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी इससे 30% डिस्काउंट में, तो सर वो 70 रही होगी। ही ऑफर्स फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% बायर प्रेजेंट इज मेंबरशिप कार्ड। यदि कोई खरीदार मेंबरशिप कार्ड दिखाता है तो उसे 20% का और फर्दर डिस्काउंट देते हैं। तो सर अब 20% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 14 रुपये का। तो वो डिस्काउंट कितना हो जाएगा मिलने के बाद, तो इनको वो चीज़ पड़ेगी 56 रुपये में। कितने में पड़ेगी, 56 रुपये में। क्या बात समझ में आ गई। अब आगे बोला है कि सर यहाँ से बोला गया है कि द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर ऑफ द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज, जो प्रॉफिट मेंबरशिप कार्ड पर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है सर यहाँ पर मुझे, सर यहाँ तो मुझे 26 का हो रहा है प्रॉफिट। वो कितना % है जो प्रॉफिट रिटेलर को बिना मेंबरशिप कार्ड के हो रहा है, तो बिना मेंबरशिप कार्ड के उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, तो उसको बिना मेंबरशिप कार्ड के उसको यहाँ पर 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सर 26 40 का कितना % है यही निकालना था बस। तो सर यहाँ से 25 जा 24 22 जा 13 जा 13 5 जा 65% इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये निकालना भैया, इसको निकालने का तरीका ये है कि सर x प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, और यहाँ पर x की पावर 3
माइनस 1/x³ होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले तो सर यहाँ से प्लस वाला निकाल लेते हैं, प्लस वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस वाला क्या होता है? तो सर x प्लस 1/x निकालना होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा सर, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर करके माइनस +4 करूँगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 8 + 4, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 12। क्या बात समझ में आ गई? पहला तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा एक और डिफरेंट तरीका वो और मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरा तरीका क्या? वैसे मैंने इन सब के आपको फॉर्मूले पूरे लिखवा चुका हूँ, तो आपको वैसे तो ये क्वेश्चन कर लेना था सॉल्व, फिर भी नहीं आ रहा है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि मेरे को क्यूब निकालना है तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा k³, मतलब 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब हो जाएगा 12√12, 3 12 आएंगे ना, माइनस में 3√12, तो कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 9√12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9√12। अच्छा, 9 का मल्टीपल है क्या ये? 9 6 3 9, 8 4 12 3 15, ये नहीं है, 7 2 9 ये भी नहीं है, 4 2 6 भी नहीं है, एक ही आंसर 9 का मल्टीपल है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा? तो सर जब भी किसी का माइनस में निकालना हो तो मैंने क्या बोला था, स्क्वायर करेंगे, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, 81 इंटू में 12 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस वाले में जा रहे हैं, माइनस में जाएगा 4, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहेगा, आप 4 को कॉमन लेकर बाहर ला सकते हैं, 81 इंटू 3 माइनस में 1, तो 3 1 जा 8 जा 242, 2 इंटू में अंडर रूट में 242 आ जाएगा। इसको बोल सकते हैं हम 11, अंडर रूट में बोल सकते हैं इसको 11 इंटू 11 121 हो गया, इंटू 2 हो गया, तो ये 11 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22√2, तो ये हो गया 22√2। अच्छा, इसमें से क्या बाहर आ रहा है? 4 3 जा 12, इसमें से 3 बाहर ही आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 18 इंटू 22 इंटू में √3 और √6 है। मुझे पता है ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, यहाँ से कलर बदल लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, जगह नहीं बची, मैं इसको रब कर देता हूँ, 18 22, यहाँ पे बचा था आपका 18 इंटू में 22, और अंडर रूट में बचा क्या है आपके 2 और 3, तो ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, 18 2 36 का 6, 3 हाँ 3 396। तो इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना था, मैंने आपको पहले ही बोला कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना था, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यदि किसी लोगों को नहीं समझ में आए तो वो घर पर जाकर देख ले, कि यदि x + 1/x, मान लेते हैं x - 1/x यदि k दिया हुआ है और आपको x + 1/x निकालना है, तो क्या करेंगे, k² + 4 करेंगे, ठीक है। और यदि आपको x + 1/x दिया हो, पावर चल सकती है इसमें, कोई भी पावर आ जाए उससे कोई इशू नहीं है, k दिया हुआ है और x - 1/x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, k² - 4 करेंगे, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का निकालना था तो प्लस आ गया, ठीक है। चलिए, ये देखें, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, 2 कॉमन लेकर यदि मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा, y + 1/y = 7/2, और पता है कि x + 1/x यदि k है तो उसका स्क्वायर निकालना, तो क्या हो जाएगा, k² - 2, तो सर इसका स्क्वायर -2, तो 49/4 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 41/4, ये आ गया। इजी क्वेश्चन, ये सब कर चुके हैं प्रैक्टिस। स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन दिया हुआ है, स्लेंट का मतलब होता है लेटी हुई हाइट, कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है 6, तो हमने पता है ये ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया होता है πr × r + l, ये होता है 22/7, रेडियस कितनी है 6, इंटू में 6 + l लेंथ ये वाली कितनी हो जाएगी 16, 96 2 जा कितना बचा 16 6 जा 16 96 96 2 जा 96 2 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 96 2 जा, तो 6 2 जा 12 192, 7 2 9 10 11 का 1 1 बचा, 10 11 का 1 1 बचा, और 1 और 1 2 अपॉन में 3, 7 3 जा 21, 1 इधर गया, 7 1 जा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमको इस तरीके से पढ़ना है, पूरा 30 बार में जाएगा 210, ठीक है। तो 7 3 जा 210, 30 जा 1 इधर गया, 7 1 जा 7, कितना बचा 5, 7 7 4, भैया 301 के समथिंग ही आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए,
आगे देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साइन जो होता है ना, माइनस में यदि दिया तो वो माइनस बाहर ले आता है। कौन कौन एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है? तो मैंने सेक और कॉस में बताया था, याद कर लेना आपको लास्ट क्लास में कि बेटा इसको याद कर लेना, सेक और कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन साइन करेगा क्या? नहीं। तो साइन के आगे जो ये माइनस लगा हुआ है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन 405। इनको निकालने का मैंने पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ बेसिक तरीका। अच्छा ये माइनस बाहर रहने दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ। और ये होता है 90 इंटू 4, कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। जब 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और सर यहाँ पर 45 यहाँ आ जाएगा। साइन 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है, और माइनस चल ही रहा था। तो इसका बेसिक तरीका यदि जानना है तो पुरानी क्लास जाकर देखें। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि इतनी क्लास समझ में आई है, इतने क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर के साथ, अगली शिफ्ट के साथ, 20 तारीख की 4th शिफ्ट के साथ, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।